हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वहाँ पर भी 3 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके थे। ऑस्मोटिक प्रेशर बचा हुआ है अभी। तो 3 में क्या क्या डिस्कस किया था? RLBP डिस्कस किया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया था एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस किया था। और इसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब थोड़े बहुत और क्वेश्चन इन्हीं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग इतने ग्राम ऑफ Na2SO4। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है? TF नॉट माइनस TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू क्या होता है? M होता है। तो TF नॉट क्या होता है? ये वाटर का आपको पता ही है कितना होगा। आप केल्विन में रखो यहाँ पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन आएगा। TF आपको कैलकुलेट करना है, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और ये डेल्टा TF क्या होता है? ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और ये प्योर का होता है और ये सॉल्यूशन का होता है। I क्या होगा इसका? ये डिसोसिएट होगा, कितने पार्ट में होगा? 3 पार्ट में होगा। तो I क्या होगा? फॉर्मूला लगाओगे 1 + n-1 इंटू अल्फा, यानी 1 + 3 - 1 इंटू अल्फा, यानी 1 + 2 अल्फा। तो ये I हो गया इसका। KF मैंने बोला था वैल्यू याद रखने के लिए 1.86 होता है वाटर के लिए। और M मतलब मोलालिटी। तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स किसके हो गए? सोल्यूट के हो गए। अब सोल्यूट के मोल्स कितने हैं यहाँ पर? इतने ग्राम दिया हुआ है, तो आएगा 28.4 डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना होता है? 46 + 96 142 होता है। तो इसका मोलर मास मैं लिख दे रहा हूँ, ये 142 हो गया। क्लियर है? तो ये मोल्स हो गए। बट मोलालिटी क्या होता है? मोल्स अपॉन वेट सॉल्वेंट का केजी में। यहाँ पर वेट सॉल्वेंट का ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको मैंने केजी में कन्वर्ट कर लिया। क्या बच्चों समझ पा रहे हो आप लोग? यानी यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है 273। TF आपको सॉल्व करना है और जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? केल्विन में आएगा। ये हो गया 1 + 2 अल्फा कितना दिया है? 75%। मतलब क्या होता है? 75/100 होता है। क्लियर है? अगर आप इसको देखो सॉल्व भी करोगे तो क्या होगा? 25 से 3 टाइम्स जाएगा और ये कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा। यानी यहाँ वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पर देखो ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स गया, 1 टाइम्स और 2 टाइम्स। तो यहाँ वैल्यू आ गई 1 + 3/2। यानी इसको मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ कि ये 3/2 लिखा हुआ है। क्लियर है? इंटू हो गया 1.86 हो गया इंटू ये वैल्यू 28.4 डिवाइड बाई 142 और डिवाइड बाई आएगा 200 डिवाइड बाई 1000। तो बस आपको कैलकुलेशन करनी है, इसको सॉल्व कर लो और जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? केल्विन में आएगा। क्लियर है? तो बस आप कैलकुलेट करके नोट कर लो। तो बच्चों ये वाली क्लास आपकी सेकंड लास्ट क्लास है, ठीक है ना? सेकंड लास्ट क्लास। इसके बाद आपकी सिर्फ एक क्लास है, हेनरीज लॉ। उसके बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? DPP डिस्कस करेंगे। तो आप लोग DPP आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग उसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके जो भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है? कमेंट करके बताना आपको क्या क्या डाउट्स हैं। वो मैं नेक्स्ट क्लास में या फिर जब मैं DPP डिस्कस करूँगा तब मैं डिस्कस कर दूँगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं रफ करता हूँ। अभी कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो ये NaCl की मोलालिटी गिवन है, यहाँ पर यूरिया के बारे में पता है, ठीक है? अब बोला डेल्टा TB इन सब की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? तो बच्चों देखो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं ना फॉर्मूला। डेल्टा TB इक्वल टू क्या होगा? TB - TB नॉट होता है इक्वल टू I इंटू KB इंटू क्या होता है? M होता है। क्लियर है आप लोगों को? अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों की यहाँ पे मोलालिटी की वैल्यू सेम है 0.1 0.1, यानी मोलालिटी सेम है। दोनों का KB भी सेम है, तो KB भी सेम है। दोनों वैल्यू क्या है यहाँ पर? सेम दी हुई है। और TB नॉट दोनों यहाँ पर देखो क्या है, अगर मैं बात करूँ दोनों नहीं दिया, मतलब यहाँ पर एक्वा सोल्यूशन की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर ये भी सेम है। तो अब बताओ बच्चों TB की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? जिसकी I की वैल्यू ज्यादा होगी। समझ में आ रहा? और I की वैल्यू किसकी ज्यादा है? तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है? 2 है। और यहाँ पर देखोगे तो I की वैल्यू कितनी है?
1, क्योंकि ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और वो क्या, इलेक्ट्रोलाइट है। तो जिसमें आई की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका टीबी भी ज़्यादा होगा, और जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा होगा उसका डेल्टा टीबी भी ज़्यादा होगा। तो डेल्टा टीबी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई आ गया, और टीबी भी क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई आ गया। तो बच्चों देखो किसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई यहाँ पर, ये वाली वैल्यू, और इन दोनों में टीबी की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। आरी बात समझ में, तो साइंस समझ लो, डेल्टा टीबी किसका ज़्यादा है, इस वाले का डेल्टा टीबी ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू ज़्यादा है और बाकी सारी वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियर है। अब देखो डेल्टा टीएफ की बात करते हैं, तो ये मैं रफ करता हूँ। तो देखो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होगा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ इक्वल टू होगा आई इंटू के एफ इंटू एम होता है। तो यहाँ पर भी देखो फिर अभी भी सॉल्वेंट सेम है, यानी ये टीएफ नॉट कांस्टेंट रहेगा और के एफ और मोलैलिटी भी सेम है, यानी देखो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अब क्या करोगे, अगर आई बढ़ाओगे तो टीएफ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पर देखो अगर आई इंक्रीज करोगे तो डेल्टा टीएफ क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। क्लियर है। तो आई की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसका डेल्टा टीएफ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इन दोनों में आई किसका ज्यादा है, इसका, तो डेल्टा टीएफ इसका ज्यादा हो गया। अब मैं टीएफ की बात करूं, अगर आई बढ़ाओगे तो माइनस में लिखा हुआ है, यानी एक्चुअल में ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू बढ़ाओगे तो वैल्यू कम होगी, यानी ये बढ़ाओगे तो ये कम होगा। तो यानी ये बढ़ाओगे कम, यानी जिसका आई ज्यादा होगा उसका टीएफ कम होगा। तो आई जिसका कम होगा उसका टीएफ ज्यादा होगा, तो इसका आई कम है, इसका टीएफ क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मैं आरएलवीपी की बात करूं, तो जैसा कि आप लोगों को याद है आरएलवीपी इक्वल टू पढ़ा था हम लोगों ने, आई इंटू एक्स बी होता है। तो यानी जिसमें आई की वैल्यू ज्यादा होगी उसका आरएलवीपी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो किसमें आई की वैल्यू ज्यादा है, इसमें, तो इसका क्या होगा, आरएलवीपी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या बच्चों समझ में आ रही बात आप लोगों को। तो इसको नोट करो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सॉल्व करते हैं। क्लियर है। तो बच्चों देखो एक और अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे वहां पर सिर्फ एक ही सोल्यूट दिया हुआ था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 सोल्यूट गिवन है। तो क्वेश्चन पढ़ो, एन एक्वा सोल्यूशन कंटेन्स, बोल रहा है यहाँ पर देखो क्या क्या गिवन है, बोला ये एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, बोला 5.85% वेट बाई वेट NaCl है। तो 5.8 बाई ये परसेंट वेट बाई वेट क्या है यहाँ पर, NaCl गिवन है। क्लियर है। अब बोला है 7.1% क्या है यहाँ पर, MgCl2 है। तो 7.1% वेट बाई वेट क्या हो गया, MgCl2 हो गया। बोला 3% यूरिया है यहाँ पर, तो चलो वो भी लिख लेते हैं। 3% वेट बाई वेट क्या है, यूरिया है। अब बच्चों बता परसेंट किससे लेते हैं, 100 से लेते हैं। अगर मैंने मान लिया कि सॉल्यूशन मान लो अगर बच्चों 100 ग्राम है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब है कि यहाँ पर जो NaCl है कितने ग्राम हो गया, इतने परसेंट है। तो 100 का इतना परसेंट कितना होगा, 5.85 ग्राम क्या हो जाएगा यहाँ पर, NaCl हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर MgCl2 हो जाएगा 7 ग्राम हो जाएगा, 7.1 ग्राम। चलो ये भी क्लियर है। 3% वेट बाय वेट यूरिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 100 ग्राम का 3% लोगे तो क्या होगा, 3 ग्राम यूरिया आ जाएगा। तो और एक्वा सोल्यूशन दिया, यानी बाकी का बचा हुआ क्या होगा, वाटर होगा। तो मैं वाटर का मास निकाल सकता हूँ। तो वाटर कितना होगा यहाँ पर, अगर आप 100 से माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो, 5.85। ये टोटल को माइनस कर दो, क्योंकि 100 में ये बाकी क्या सोल्यूट है, टोटल 100 है तो इतना सोल्यूट है, तो बाकी का बचा हुआ क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। यानी माइनस क्या हो गया, 7.1 माइनस 3, इतने ग्राम क्या हो गया यहाँ पर, वाटर हो गया। क्या बच्चों इसका मतलब समझ पा रहे हो कि क्या लिखा हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर 3 सोल्यूट गिवन है, और जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, बाकी कम सारे वाले क्या होते हैं, सारे क्या है यहाँ पर सोल्यूट है। तो अब देखो यहाँ पर निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, टी बी माइनस टी बी नॉट इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ मैं फिर से देखो लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है टी बी माइनस टी बी नॉट इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ पे मोलैलिटी लिखी हुई है, तो मोलैलिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल अपॉन वेट लिख सकता हूँ। सॉल्वेंट का किस में होगा, सॉल्वेंट का वेट केजी में।
तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, जो आई का टर्म आता है यहाँ पर, आई का टर्म क्यों आता है? ये सॉल्यूट की वजह से आता है। तो यानी यहाँ मैं इसको ये लिख सकता हूँ, आई इंटू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है, इंटू क्या है, के बी है, डिवाइड बाई वेट किसका है, ये वेट किसका था, सॉल्वेंट का था, वो भी किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो ये किलोग्राम लिखा हुआ है और ये केबी लिखा हुआ है, ठीक है, इवलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो मुझे तो यहाँ पर टीबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे, मैं कैलकुलेट करता हूँ। टीबी नॉट कांस्टेंट है जो कि मुझे पता रहता है। अब अभी तक तो एक सॉल्यूट था तो आई की वैल्यू 1 थी। आई क्यों आ रहा था, सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट करता है तभी आई का टर्म आता है। अब यहाँ पे 3 सॉल्यूट है और तीनों का आई की वैल्यू अलग अलग है। देखो यहाँ पर किसका आई कितना होगा, ये इसका I2 है। अगर आप देखो यहाँ पे आई कितना होगा, इसका I3 है और इसका आई कितना है, 1 है। क्लियर है? तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो मोल होते हैं वो कौन से मोल होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल होते हैं सॉल्यूट के। यानी मैं यहाँ इसको ये लिख सकता हूँ I1N1 प्लस I2N2 प्लस I3N3 डिवाइड बाई वेट किसका होगा, सॉल्वेंट का, भी किस में होना चाहिए, केजी में, इनटू क्या हो गया, केबी। तो समझो यहाँ पर जो मोल होते हैं, मोलैलिटी में जो मोल होते हैं वो टोटल मोल्स होते हैं। तो टोटल मोल्स क्या होगा, सबके मोल्स का सम कर दो। और मोल्स डिसोसिएट या एसोसिएट कर रहे थे इसीलिए आई आ रहा था, इसलिए जो आई का टर्म होगा मोल्स के साथ होगा। और यहाँ सबका आई अलग अलग है और सबके मोल्स भी अलग अलग हैं, तो मैंने I1N1 करके लिख दिया। यानी यहाँ पर आपको टीबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और टीबी नॉट बच्चों बताओ कितना है, टीबी नॉट की वैल्यू होगी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब क्या हो गया, ये केल्विन में रख दिया, तो ये भी आंसर केल्विन में आएगा। इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी है, इसके लिए आई की वैल्यू 2 है और मोल कितने होंगे, 5.85 डिवाइड बाई मोलर मास, ये मोल्स आ गया। प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, तो इसका I2 है MgCl2 का 7.1, इसका I2 है 3 और मोल आएगा इसका 7.1 डिवाइड बाई MgCl2 का मोलर मास 71 प्लस 24, ये हो जाएगा 95 हो जाएगा, ठीक है ना, 24 प्लस 71, हाँ 95 आएगा। और प्लस बच्चों देखो यहाँ पर I3 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, तो I3 मतलब हो गया ये 1 है और इसके मोल लिखते हैं तो 1 हो जाएगा, इसके मोल 3/60 हो गया। क्लियर है? और KB की वैल्यू कितनी होती है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है 0.52, मैंने बोला था याद कर लेना 0.52, कभी भी क्वेश्चन में हो सकता है दिया हो या हो सकता है नहीं भी दिया हो। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? देखो मैं यहाँ पर वेट सॉल्वेंट का केजी में होना चाहिए, है ना, और यहाँ पर वेट किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, तो हम लोग केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो कन्वर्ट करो यहाँ पर, तो ये 100 हो गया माइनस 5.85 माइनस 7.1 माइनस 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्या बच्चों दिख रहा है आप लोगों को? तो समझ में तो आ ही रहा होगा। क्लियर है? तो अब इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टीबी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो आप सॉल्व करो इसको और आंसर मुझे बताओ कमेंट करके। क्लियर है? और सारी डीपीपी सॉल्व करो और उसके बाद जो भी डाउट आए आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, डीपीपी नंबर लिख देना और जो भी क्वेश्चन में डाउट है वो लिख देना, ठीक है। और या आपको अगर कभी भी कोई डाउट पूछना हुआ करे तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में टाइम के साथ साथ आप डाउट लिखा करोगे, इस टाइम पे मुझे ये वाला डाउट है, क्योंकि फिर मुझे बार बार देखना पड़ता है पूरा वीडियो। क्लियर है? तो आप लोग नोट करो। तो बच्चों देखो हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड RLVP। क्लियर है? और इससे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अब 4th डिस्कस करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले आपको ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा, तो पहले लोग ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये आपकी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ हेनरीज लॉ बच जाएगा, सॉल्युबिलिटी वाला, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, यानी ये आपकी सेकंड लास्ट क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। जैसे कि देखो यहाँ पर ये कंटेनर है, क्लियर है, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया।
और इसके बीच में लगा दी सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगा दी। तो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की खास बात होती है, इसकी खास बात क्या होती है कि इससे सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल पास कर सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल का साइज क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट पार्टिकल। तो देखो बच्चों यहां पर इस साइड मैंने क्या ले लिया, इस साइड मैंने सिर्फ सॉल्वेंट ले लिया। आ रही बात समझ में आप लोगों को? जबकि मैंने इस साइड में क्या ले लिया, सॉल्वेंट के साथ साथ मैंने सॉल्यूट भी ले लिया। क्लियर है? तो ये सॉल्वेंट तो है ही है यहां पर, इसके साथ साथ देखो यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल भी है। तो जो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के एक साइड मैंने सॉल्वेंट ले लिया, एक साइड में सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट भी ले लिया, या फिर आप ये बोल सकते हो इधर क्या है, यहां पर ये सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? अब देखो यार दोनों लेवल सेम है। क्लियर है? अब देखो बच्चों मैंने देखा क्या कि सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल पास कर सकते हैं, सॉल्यूट तो मूव कर ही नहीं सकता है। तो अगर देखो अब यहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा है और यहां पर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है, इसका मतलब यहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल कम है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, यहां पर जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो यहां पे सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? अब देखो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल पास कर सकते हैं, इसका मतलब यहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल कहां से कहां पास करेंगे, यहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल की क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, जबकि यहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल की लो कंसंट्रेशन है। इसका मतलब सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो करेंगे कहां से कहां, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। क्लियर है? और अगर बच्चों देखो ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल है और यहां पे सॉल्यूट पार्टिकल नहीं है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं यहां पर सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है, और यहां पे सॉल्यूट है ही नहीं, मतलब सॉल्यूट क्या मैं लिख सकता हूं, लेस लिख सकता हूं। क्लियर है? तो बच्चों देखो यहां पर ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल का देखो मूवमेंट हो रहा है, कहां से कहां हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। किसकी हाई कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की हाई कंसंट्रेशन। तो यहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि यहां पे सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट भी है, मतलब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करेंगे। क्लियर है? तो आप लिख सकते हो मोर सॉल्वेंट से लेस सॉल्वेंट की ओर क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होगा। अब मूव तो सॉल्यूट पार्टिकल भी करना चाहते हैं क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा है और यहां पर तो है ही नहीं, मतलब यहां पे कंसंट्रेशन कम है। तो सॉल्यूट पार्टिकल भी यहां से हम मूव करना चाहते हैं बट वो मूव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट पार्टिकल मूव ही नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल पास कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो आप देखो यहां पे ये बोल सकते हो दो तरीके से, ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, मूवमेंट होता है सॉल्वेंट पार्टिकल का। कहां से मूवमेंट होता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की ओर। क्लियर है? बट आप इसी को सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में ही बोल सकते हो कि सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है बट कहां से कहां तक, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट तक। तो बच्चों ध्यान से देखना, आपसे दोनों चीजें पूछ सकता है, कभी कभी बोलेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, तो बस किसकी कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की हाई से सॉल्वेंट की लो। बट सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो क्या बोलेगा, सॉल्यूट की लो से सॉल्यूट की हाई। आ रही बात समझ में? चलो फिर ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को ऑस्मोसिस। तो ठीक है देखो बच्चों, मैं यहां पे नेक्स्ट डिस्कस करता हूं। अब देखो बच्चों, ये सॉल्वेंट पार्टिकल का जो मूवमेंट हो रहा है, अब ये क्या होगा, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है। तो बच्चों देखो मैंने क्या किया, ऊपर से यहां पर अगर मैं यहां से एक प्रेशर अप्लाई करूं, यहां से मैं एक प्रेशर अप्लाई करूं, तो क्या मैं इस मूवमेंट को रोक सकता हूं? हां रोक सकता हूं। तो सॉल्वेंट पार्टिकल यहां से वहां क्या कर रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं। अगर मैं यहां से प्रेशर अप्लाई करूं जिससे ये वाला मूवमेंट क्या हो जाए, रुक जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर से प्रेशर को अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है आप लोगों को यहां तक? तो अब मैंने प्रेशर को मैं अप्लाई कर रहा हूं,
ठीक है ना, मैं धीरे धीरे प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, तो जैसे भी प्रेशर इंक्रीज करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मूवमेंट क्या होगा, रुक जाएगा। और जिस प्रेशर पे मूवमेंट रुकेगा, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल पास करना बंद कर देंगे, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या समझ पा रहे हो आप बात मेरी? मैं फिर से देखो आपको बताता हूं कि यहां पे सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल है, यहां पे सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट भी है, और सॉल्वेंट पार्टिकल यहां ज्यादा है, यहां पे कम है। अब इससे मूवमेंट सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल का ही हो सकता है। तो सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होगा, यहां से वहां मूव करेंगे। मूव तो सॉल्यूट भी करना चाहता है, बट सॉल्यूट मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल पास कर सकते हैं। क्लियर है? तो हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट मूव करेगा, या फिर लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट पे मूव करेगा। और यहां पे प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, ये मूवमेंट को रोका जा सकता है। तो जिस प्रेशर पे मूवमेंट रुकेगा उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पाई से करते हैं। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, यहां मूवमेंट क्यों हो रहा है, कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से ही तो हो रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ जाएगा। मोशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ट्रांसफर क्या होंगे, फास्ट होंगे। अब ट्रांसफर फास्ट होंगे तो क्या होगा, ज्यादा तेजी से पास होंगे, तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, C इंटू टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखोगे तो क्या होगा, CRT। तो यहां पर जो R जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो सेम वही होता है जो PV इक्वल टू nRT में R होता है। यानी यहां पर देखो ये प्रेशर है तो आपको किस में लेना है, अगर आपने इसको एटीएम में ले लिया, C मतलब कंसंट्रेशन है, किस में लेना है, मोल पर लीटर में, T किस में लेना है, टेम्परेचर में। दैट मीन्स यहां पर R की वैल्यू किस में लेनी पड़ेगी, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। क्या बच्चों समझ पा रहे हो? R की 3 वैल्यू होती है, R को जूल में भी ले सकते हो, कैलोरी में भी ले सकते हो, बट यहां पर आपको क्या लेना है, अगर ये एटीएम में है तो R की वैल्यू आपको 0.0821 ही लेनी है, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में आप 1/12 भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो अब इसको जल्दी से नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूं। अब बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूंगा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है। तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर समझ गए, यानी इतना प्रेशर यहां से अप्लाई करो जिससे सॉल्वेंट पार्टिकल जो यहां से यहां मूव कर रहे हैं ये, ठीक है ना, तो ये मूवमेंट क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बट अगर मैंने क्या किया बच्चों, ये वाला प्रेशर और बढ़ा दिया, तो जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो ये मूवमेंट क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी अब सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होंगे, यहां से यहां मूव करेंगे। तो इस मूवमेंट को, सॉल्वेंट पार्टिकल मूवमेंट को रिवर्स करने के लिए जितना प्रेशर लगाओगे, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर जब भी लगा दोगे तो ये मूवमेंट रिवर्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या समझ पा रहे हो? तो वाटर प्योरिफिकेशन में हम लोग आरओ का यूज करते हैं। आरओ मतलब पढ़ते हो ना, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। आपने ऐड देखा होगा टीवी में, आरओ प्योरीफायर होता है, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस में किया जाता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब सिंपल इतना है कि यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर लगाओगे तो मूवमेंट रुक जाएगा, या ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो अब सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट क्या होगा, यहां से वहां डायरेक्शन में होगा। तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस रिवर्स हो गई है, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो इसको नोट करिए आप। क्लियर है? और बच्चों देखो, जो भी हम लोग यहां बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म, तो कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बोलते नहीं है। अभी हमने पढ़ा भी था, हमने मोल कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म पढ़े थे। तो कंसंट्रेशन मोलैलिटी या फिर मोलैलिटी कैलकुलेट कर रहे थे, वो सब सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे। इसलिए मैं ये मैक्सिमम टाइम ये आपको डेफिनेशन लिखी होगी कि यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है, कहाँ से कहाँ होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि वो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बोलता है। तो यहाँ सॉल्यूट कम है और यहाँ पे सॉल्यूट क्या ज्यादा है। तो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट से सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहे हैं हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट की साइड में। क्लियर है आप लोगों को? चलो फिर ठीक है।
या बच्चों इसी में मैं थोड़ा एक चीज और ऐड कर देता हूं, मैं ऐसे ही बता देता हूं। जैसे मान लो यहां पर क्या है, यहां पर इस साइड मैंने ले लिया, मान लो ये सॉल्यूशन 1 है, और इस साइड में ले लिया मैंने सॉल्यूशन 2 ले लिया, और ये बीच में क्या है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। क्या बच्चों वाली बात समझ में आप लोगों को? अब यहां पे सॉल्यूशन 1 मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन में बोल रहा हूं, उसका मतलब क्या होगा, यहां पर सॉल्यूट भी होगा, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा। अगर मैं सॉल्यूशन 2 की बात कर रहा हूं, उसका मतलब क्या होगा, यहां पर सॉल्यूट भी होगा और क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी? अब सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट है तो कुछ ना कुछ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी, यानी मोलारिटी होगी। तो मैंने मान ली यहां पे सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है, ये मैंने मान ली कि वैल्यू यहां पर C1 है। क्लियर है? यहां पे जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है मैंने क्या मान ली, C2 मान ली। तो अब मैं अगर बात करूं, इफ C1 की वैल्यू C2 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, यहां पे क्या होगा, सॉल्यूट ज्यादा है। अब यहां पे सॉल्यूट ज्यादा है मतलब सॉल्वेंट कम है, और यहां पे सॉल्यूट कम है मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है। तो मूवमेंट कहां होगा, हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की ओर। तो यानी जो मूवमेंट होगा वो कहां से कहां होगा, जो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होगा राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि यहां पर सॉल्यूट ज्यादा है मतलब सॉल्वेंट कम है, और यहां पर C2 की वैल्यू कम है, यानी सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा है, और सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा है मतलब हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट से मूवमेंट होगा। अगर यहां पर देखो बच्चों, यहां पर अगर मैंने बोली C1 लेस देन C2 है, ठीक है, तो मूवमेंट कहां होगा, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? अगर बोलूं दोनों कंसंट्रेशन बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, मूवमेंट होगा ही नहीं। क्लियर है आप लोगों को? यानी आप ये भी बोल सकते हो तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, यहां पर चेंज इन कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि यहां पर जो दोनों साइड में कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की, अब कहां पर जिसमें डिफरेंस ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर देखो मूवमेंट हो क्यों रहा है, क्योंकि यहां पर सॉल्यूट C1 की वैल्यू ज्यादा है और C2 की वैल्यू कम है। अब C2 की वैल्यू कम है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से वहां क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो क्यों मूव कर रहे हैं, कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से मूव कर रहे हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो गया, या लिख सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन का डिफरेंस इज टेम्परेचर होगा, या ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन का डिफरेंस इनटू RT। क्या बच्चों समझ पा रहे हो बात मेरी? क्लियर है? तो अब जल्दी से इसको नोट करो। तो मैं रफ करता हूं इसको, और यहां पे जो R की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, वही आती है वैल्यू जो हम लोगों ने PV इक्वल टू nRT में R पढ़ा था। अब देखो बच्चों, अगर ये वाला पाई इक्वल टू CRT या पाई इक्वल टू डेल्टा CRT हम लोग कब यूज करते हैं, जब क्या होगा, सॉल्यूट क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। यहां पर भी सॉल्यूट क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्या ये बात समझ में? अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है देन हम लोग क्या करते हैं, यहां पर पाई इक्वल टू क्या यूज करेंगे, I इंटू CRT। यानी जब सॉल्यूट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा, वो डिसोसिएट या एसोसिएट करेगा, और डिसोसिएट या एसोसिएट करेगा तो वांट फैक्टर का यूज होगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर सॉल्यूट क्या है तुम्हारा यहां पर, इलेक्ट्रोलाइट है, यानी जब सॉल्यूट का क्या होगा, या तो डिसोसिएशन होगा या फिर क्या होगा, एसोसिएशन होगा। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? तब हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, पाई इक्वल टू I इंटू CRT। क्लियर है? तो अब जल्दी से उसको नोट करो, मैं रफ करके आगे एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं रफ कर देता हूं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑस्मोसिस क्या होती है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया देन क्या होगा, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस।
और ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या क्लियर है आप लोगों को? तो बच्चों जितना भी अभी तक हम लोग ने पढ़ा हुआ है उसको डेफिनेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। अभी हम लोग ने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा। ऑस्मोसिस क्या होती है? यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है। कहाँ से कहाँ होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट से लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट के साइड में। आप इसको सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में ही बोल सकते हो। अगर सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट के साइड में क्या होता है? सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ। तो जब सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट से लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट के साइड में और क्या हो रहा है? तुम्हारा सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहे हैं। क्लियर है? सेमी परमीबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमीबल मेम्ब्रेन मतलब होगा कि यहां से क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल पास कर सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो बच्चों जितना भी अभी तक हम लोग ने पढ़ा हुआ है उसको डेफिनेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है। कहाँ से कहाँ मूवमेंट होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट से लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट साइड में। तो ये तो मैंने सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बोला। अब इसी को मैं सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में भी बोल सकता हूँ कि ऑस्मोसिस में तो होगा तो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट ही, बट लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट के साइड में होगा। क्लियर है? दोनों ही बातें सही हैं। तो यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट साइड में। तो ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में है। क्लियर है? अब देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है। इससे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल पास कर सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन होगी जो सिर्फ अलाउ किसको करती है? मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट। अब देखो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एनिमल मेम्ब्रेन भी होती है, आर्टिफिशियल भी होती है। तो आर्टिफिशियल में एक एग्जांपल लिख दिया मैंने जिसको आपको याद रखना है, आपसे बार बार पूछा भी जाएगा। क्लियर है? तो आप जल्दी से इसको नोट करो, नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। और कहीं SPM लिखा है मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। क्लियर है? नोट करो। तो बच्चों देखो हम लोग डिफ्यूजन पहले पढ़ चुके थे, ऑस्मोसिस अभी पढ़ लिया। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस देख लेते हैं। तो बच्चों उन्होंने पढ़ा था डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है, जबकि ऑस्मोसिस क्या होती है? सिर्फ सोल्यूशन में होती है, वो भी लिक्विड सोल्यूशन। और डिफ्यूजन में क्या होता है? सॉल्यूट भी मूव करता है, सॉल्वेंट भी मूव करता है। जबकि मैं यहाँ पर ऑस्मोसिस की बात करूँ, यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगी होती है, यानी सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के बिना ये हो ही नहीं सकती प्रोसेस, जबकि यहाँ पर कोई भी रोल था ही नहीं सेमी परमीबल मेम्ब्रेन का। क्लियर है? इसको स्टॉप नहीं कर सकते हो, जबकि क्या होगा तुम्हारा? इसको तुम रोक सकते हो। कैसे रोक सकते हो? बाई ऑस्मोटिक प्रेशर लगाकर। अभी पढ़ा था हम लोगों ने, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया था तो प्रोसेस क्या हो गई थी? ऑस्मोसिस की रुक गई थी। क्लियर है? अब इसको रोक नहीं सकते हो, मतलब ये क्या इरिवर्सिबल है। इसको तुम रोक सकते हो, रोक सकते हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज्यादा प्रेशर लगा दोगे तो क्या होगा? प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी इसको आप रिवर्स कर सकते हो। तो ये क्या होती है? रिवर्सिबल होती है, जबकि ये क्या होती है? इरिवर्सिबल होती है। क्लियर है? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं आगे देखो डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। तो बच्चों जब आप पढ़ोगे आगे तो आपको कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा, कहीं कहीं पर लिखा होगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। क्लियर है? और कहीं टर्म ये वाला लिखा होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या फिर कहीं लिखा होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? तो देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर दो सॉल्यूशन अगर आपको दिए हैं तो दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर? सॉल्यूशन 1 का एंड सॉल्यूशन 2, इन दोनों के जो ऑस्मोटिक प्रेशर होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं ये दोनों सॉल्यूशन क्या है? आइसोटोनिक है।
क्लियर है। और अगर मान लो मैंने ऐसा ले लिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, सॉल्यूशन 1 की ज्यादा है, किससे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन 2 से ज्यादा है। इसका मतलब जिसको ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। और जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दो सॉल्यूशन का बराबर है मतलब क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक हो जाएगा। जिसका कम होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक, और जिसका ज्यादा होगा उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। तो बच्चों देखो अभी तक जितनी भी थ्योरी पढ़ी है हम लोगों ने ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, अब उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो, तो बच्चों देखो अभी तक जितना भी थ्योरी में पढ़ा है हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है और ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.2 कैपिटल एम लिखा मतलब मोलारिटी लिखी हुई है, ग्लूकोज सोल्यूशन दिया हुआ है। ग्लूकोज सोल्यूशन बोल रहा मतलब ग्लूकोज के साथ वहां पर क्या है, वाटर है। अगर NaCl सोल्यूशन लिखा होता है मतलब NaCl के साथ क्या होता है, वहां पर वाटर होता है। क्लियर है। तो ग्लूकोज विद वाटर दिया हुआ है एट 300 केल्विन दिया हुआ है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना सीखा था हम लोगों ने। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या होगा, I/CRT होगा। ठीक है। और ग्लूकोज क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा 1 इंटू कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.2 इंटू R की वैल्यू क्या लोगे 0.0821 लोगे या फिर 1/12 ले लो, और टेम्परेचर कितना लोगे केल्विन में 300। तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, ATM में। तो R की वैल्यू याद रखना 0.0821 लोगे या फिर 1/12, दोनों मतलब सेम है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पर भी क्या होगा I/CRT होगा। क्लियर है। तो I की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, क्योंकि यूरिया भी क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्लियर है। अब कंसंट्रेशन कैसे आएगी, अगर बच्चों देखो याद होगा आपको W/V दिया होता है तो हम लोग मोलारिटी निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो और मोलर मास सॉल्यूट से डिवाइड कर दो, तो मोलर मास यूरिया का कितना होता है 60 होता है। तो कंसंट्रेशन आ जाएगी, R की वैल्यू होगी 1/12 और टेम्परेचर 400। तो ये आ गया ATM। क्लियर है। तो ये मैंने कैसे निकाला, अब उसके पहले मैंने मोल कॉन्सेप्ट की वीडियोस देख सकते हो, ठीक है ना, उसमें डिस्कस किया था, या फिर मैंने इसके एक लास्ट टू लास्ट वीडियो मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, तो आप वो देख लेना। तो यहाँ पर W/V दिया तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास सॉल्यूट से डिवाइड करो, तो डायरेक्ट मोलारिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। C मतलब कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलारिटी मोल पर लीटर। तो दो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, और कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, यहाँ पर कैंसिल और सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान कैलकुलेशन है। थर्ड देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेसीमोलर K4FeCN6 दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। बोला ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो, चलो ठीक है। तो यहाँ पे जब बच्चों देखो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, फिर यहाँ पर I/CRT होगा। क्लियर है। तो मैं इस साइड में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा क्या होगा, I/CRT होगा। I की वैल्यू कितनी होगी, डेसीमोलर बोला, ये कितने पार्ट में ब्रेक होगा, तुम ध्यान से देखो। तो ये क्या होगा, जैसे इसको पानी में डालोगे, मैं इस साइड में बता दे रहा हूँ, इस साइड में रफ कर दूं, ठीक है। देखो मैं इस साइड में बताता हूँ आपको कैसे, यहाँ पर क्या होगा। देखो तो यहाँ पर देखो जैसे आप K4FeCN6 है, जैसे आप इसको क्या करोगे वाटर में डालोगे, वैसे ही क्या होगा, ये 4K प्लस और प्लस FeCN6 4 माइनस, ये ऐसे क्या हो जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा। तो यहाँ n की 4 + 1, n की वैल्यू कितनी 5, ये यानी यहाँ पर 5 पार्ट में डिसोसिएट कर गया। तो I की वैल्यू क्या होगी, डिसोसिएशन में क्या होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा होता है। अब यहाँ पर I की वैल्यू क्या आएगी 1 + 5 - 1 इंटू अल्फा कितना दिया हुआ है 75%, मतलब होता है 75/100 होता है। ठीक है, क्योंकि अल्फा हमेशा 1 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो 1 + 4 इंटू
25 से कैंसिल करोगे तो 3/4 आ जाएगा, यानी आई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ चुकी है। क्या बच्चों आ रही बात समझ में, कैलकुलेशन सही है ना, हाँ सही है, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 4 आ गई। डेसी मोलर मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन कितनी दी है, 1/10। आर की वैल्यू फिर कांस्टेंट है तो 1/12 ले लोगे। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, केल्विन में, तो कन्वर्ट कर दिया इसको केल्विन में, तो इतने एटीएम क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बस कैलकुलेशन आप कर सकते हो, और कोई भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो मैं रफ कर रहा हूं यहां पर। अब देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं इसको भी रफ ही कर देता हूं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एसिटिक एसिड लिखा हुआ है, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, CH3COH लिखा हुआ है। बोला ये बेंजीन में डाला गया, तो बताओ यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। तो अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे निकालो, I इंटू CRT कर दोगे, बोलोगे पाई इक्वल टू क्या होगा, I की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, C कितना हो गया, 2 हो गया, R 1/12 हो गया, और टेम्परेचर कितना हो गया, 300। तो ये एटीएम आ गया। बट ये वाला आंसर गलत होगा, क्योंकि यहां पर आपने आई की वैल्यू कितनी ली है, 1 ली है। चलो आई की वैल्यू आप मान लो डिसोसिएशन हो गया, तो आई की वैल्यू क्या होगी, दो पार्ट में एसिड है तो H+ दे देगा। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि एसिड है तो H+ दे देगा, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी तो आप 2 मानोगे तब ऐसा आ जाएगा, तब भी बच्चों ये वाला आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो आप देखो गलती क्या कर रहे हो, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप बेंजीन में डालते हो तो उसमें क्या होता है, एसोसिएशन हो जाता है। इसका मतलब जैसे एसिटिक एसिड को यहाँ पर बेंजीन में आप डालोगे वैसे होगा क्या, देखो ध्यान से। जैसे यहाँ पे आपने लिया CH3COH ले लिया, ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, इसको आप जैसे ही कहाँ डालोगे, बेंजीन में डालोगे, वैसे ही देखो यहाँ पर क्या होगा, ये डाइमर बना लेगा। यानी यहाँ पर देखो N, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। और एसोसिएशन कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट कर जा रहे हैं रिएक्टेंट के। इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, 1 + 1/n - 1 × अल्फा। तो यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं होता है, यहाँ पर एसोसिएशन होता है। क्या आई बात समझ में आप लोगों को। आई इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी, 1 + 1/2 - 1। अल्फा नहीं दिया तो हमेशा कितना मानते हैं, 100%, मतलब 1 मान दिया। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। यानी यहाँ पे तुम्हें 2 नहीं रख के क्या रखना पड़ेगा, 1/2, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है। तब ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों देखो हम लोग ने और भी अच्छे क्वेश्चन लिख लिए हैं, 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आपको फर्स्ट दिख रहा है यहाँ पर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इतने % वेट बाय वॉल्यूम या क्वेश्चन में गिवन है KCl का, ठीक है, टेम्परेचर गिवन है और ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। क्लियर है। तो देखो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखना यहाँ पर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, I × CRT होता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में होना चाहिए, तो यहाँ पर एटीएम में कितना दिया है, 21.6 गिवन है, इक्वल टू, अब इसके I की वैल्यू क्या होगी, तो I इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट 2 होना चाहिए। अगर अल्फा नहीं दिया होता तो मानते ही 100% डिसोसिएट हो रहा है, बट यहाँ पे अल्फा पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है। क्लियर है। यानी ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा 2 पार्ट में, तो क्या होगा 1 + 2 - 1 × अल्फा, यानी 1 + अल्फा आएगा। क्लियर है। और I मतलब C मतलब क्या हो गया, कॉन्संट्रेशन। अब W/V दिया है तो कॉन्संट्रेशन कैसे निकालोगे, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसमें क्या करोगे, 10 का मल्टीप्लाई कर दो और मोलर मास सॉल्यूट से डिवाइड कर दो। अब इसका मोलर मास कितना होगा, तो पोटेशियम होता है 39 और ये होता है 35.5 होता है, तो वैल्यू आएगी 74.5। तो मैं लिख दे रहा हूँ 74.5। तो ये क्या आ गया, देखो यहाँ पर कॉन्संट्रेशन आ चुका है, और टेम्परेचर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और R की वैल्यू भी बची है, तो R क्या होगा, 1/12 हो गया, और टेम्परेचर केल्विन में हो गया। क्लियर है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हो, अल्फा को सॉल्व कर सकते हो। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को।
क्लियर है? तो मैं देखो उसको रफ करने जा रहा हूं, पहले आप नोट कर लो, देखो पहले क्वेश्चन भी नोट करो, ये भी नोट कर लो। मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है? तो यहां फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो मैं इस क्वेश्चन को भी रफ कर देता हूं। अब देखो बच्चों, हम लोग इस वाले को सॉल्व करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तो थर्ड नंबर को कैसे सॉल्व करोगे? यहां पे मोलैरिटी दी है सॉल्यूशन की, कौन सॉल्यूशन? Na2SO4 है। ये देखो आइसोटोनिक दे रहा है, आइसोटोनिक मतलब दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। तो यहाँ दो सॉल्यूशन गिवन है, सेम टेम्परेचर पे गिवन है। कैलकुलेट अल्फा निकालना Na2SO4 का। तो आइसोटोनिक मतलब देखो लिख देता हूं मैं पहले, क्या होगा आइसोटोनिक मतलब दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होगा, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 का दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने वाला है। क्लियर है? अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? I इंटू CRT होता है। और कौन कौन सा सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन है Na2SO4 का और दूसरा सॉल्यूशन है ग्लूकोज का। तो ये ग्लूकोज हो गया। अब देखो जिसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी उसको रख दो। तो इसमें ये कितने पार्ट में डिसोसिएट होता है? यहाँ ये 3 पार्ट में डिसोसिएट होता है। अगर यहाँ पर अल्फा नहीं दिया होता तो मैं अल्फा की वैल्यू 3 मान लेता, बट यहाँ पे बोला कैलकुलेट अल्फा इसका निकालना है। तो यानी क्या होगा 1 + 3 - 1 × अल्फा, यानी 1 + 2 अल्फा। तो इसका जो आई आएगा वो कितना आएगा? 1 + 2 अल्फा आ गया। क्लियर है? अब देखो सी की वैल्यू कितनी होगी? सी क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है? 0.04। तो यहाँ पर है 0.004 गिवन है। क्लियर है? आर की वैल्यू देखो, अब देखो ये वाला आर और टेम्परेचर और यहाँ पे जो आर टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आर कांस्टेंट और टेम्परेचर भी क्या है यहाँ पर सेम दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो इसका आई कितना है? ग्लूकोज का आई 1 होता है और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? 0.01 गिवन है। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर आएगा 1 + 2 अल्फा इक्वल टू आएगा, ये आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पर 2.5 आ जाएगा, यानी 1.5/2 यानी 0.75 आ जाएगा अल्फा, ठीक है ना? तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 0.75, यानी 75% क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। तो समझ में आ रही बात आप लोगों को? यहाँ पे अल्फा सॉल्व कर लो। तो सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, मैं इसको भी रफ कर देता हूँ। तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है, आप लोग भी कर सकते थे सॉल्व। जैसे कि देखो 4th नंबर क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं जो यहां पे लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन कैसे डिस्कस होगा? यहां पे %/V दिया, अननोन सॉल्यूट है, ये फिर देखो यहां पर आइसोटोनिक बोल रहा है। क्लियर है? तो आइसोटोनिक बोल रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा? दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर 1 और 2 दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम है। अब बोला इतने %, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अपने फॉर्मूला लगाओ, ये होता है I × CRT होता है, ठीक है? ये किसका होगा? सॉल्यूशन 1 का होगा, और ये होगा I × CRT, ये भी होता है, ये किसका होगा? सॉल्यूशन 2 का होगा। अब सॉल्यूशन 1 के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? वेट बाय वॉल्यूम गिवन है। अगर वेट बाय वॉल्यूम गिवन है, अननोन सॉल्यूट है, ठीक है, डिटरमाइन मोलर मास, चलो ठीक है। यहां पे बोल रहा है आइसोटोनिक है। देखो यहां पर देखो ग्लूकोज का आई कितना होता है? ग्लूकोज का आई तो 1 होता है, तो मैंने ग्लूकोज का आई 1 ले लिया। कंसंट्रेशन कितनी दी है? यहां पर वेट बाय वॉल्यूम दिया है, तो वेट बाय वॉल्यूम अगर दिया है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो और मोलर मास सॉल्यूट से डिवाइड कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा? मोलैरिटी आ जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन आ गई। क्लियर है? अब देखो आर की वैल्यू और आर की वैल्यू क्या होगी? कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर भी नहीं दिया, मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर भी और टेम्परेचर भी कैंसिल हो गया। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर और टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? I × C बचेगा सॉल्यूशन 1 का, और I × C बचेगा सॉल्यूशन 2 का। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर I की वैल्यू क्या होगी? I भी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ग्लूकोज का I कितना होता है? 1,
इसके बारे में भी देखो यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं की मैंने, तो इसलिए आपको यहाँ पर भी इसका आई क्या मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा। और जैसे आप आई मानोगे 1 तो ये आई भी क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल होगा तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आई आर टी सब कैंसिल हो गए, तो C1 इक्वल टू क्या आ गया, C2 आ गया। ठीक है, तो जब टेम्परेचर नहीं दिया होता तो क्या मानोगे, सेम मान लोगे। आई नहीं दिया हुआ है दोनों का, इसका तो 1 होता ही होता है, इसका नहीं पता तो आप 1 मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कंसंट्रेशन C1 इक्वल टू C2 आ गया। अब यहाँ C1 की वैल्यू कितनी है, अगर वेट बाय वॉल्यूम दिया है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और मोलर मास नहीं पता है, मैंने M मान लिया। इसका वेट बाय वॉल्यूम दिया है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मोलर मास दिया हुआ है, ग्लूकोज है ना, तो 180 होता है। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, M की वैल्यू आ जाएगी। M मतलब क्या है, मोलर मास अननोन सॉल्यूट का है, और वही हम लोगों को क्या करना था, सॉल्व करना था। क्लियर है, तो अब जल्दी से उसको नोट कर लो। तो नोट कर लिया होगा, मैं रफ करता हूं इसको। अब देखो बच्चों, मैं इसको डिस्कस करता हूं, ये वाले क्वेश्चन को। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, इतने ml ऑफ सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर 2 atm है। तो बोल रहा है यहां पर, ये बोल रहा है कि 100 ml का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन 1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है कितना है, 2 atm है। तो बोल रहा है अब ये सॉल्यूशन 2 है, ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये कितने ml है, ये 300 ml है, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 4 atm है। क्लियर है, अब बोलो दोनों को मिक्स किया गया, तो चलो मिक्स कर दो। तो मिक्स करोगे तो यहाँ पे देखो बच्चों चेंज क्या होगा, ध्यान से देखना है यहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ पे इसको मिक्स करोगे, तो मिक्स करने पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स कभी चेंज नहीं होते सॉल्यूट के। तो अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, बोला टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर को मैंने π2 मान लिया, जिसकी वैल्यू दी हुई है, और इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को मैंने π1 मान लिया। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को, चलो फिर ठीक है। अब देखो यहाँ पर π1 इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू होता क्या है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू होता है I इंटू CRT होता है। क्लियर है, I आपको कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, मतलब आपको I को 1 लेना है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, CRT हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ तक भी समझ में आ रहा है आपको, यानी यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर π1 होगा वो क्या हो जाएगा, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ पाई इक्वल टू CRT। तो पाई इक्वल टू क्या होगा, C को मैं क्या लिख सकता हूँ, N/V इंटू RT लिख सकता हूँ। क्या आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो यहाँ पर जो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कितना होगा, C टोटल इंटू RT होगा। अब C टोटल को मैं लिख सकता हूँ N टोटल बाई V टोटल इंटू RT, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। इसको देखो बच्चों, मैं N टोटल को लिख सकता हूँ N1 प्लस N2 लिख सकता हूँ। N1 N2 क्या है, मैंने मान लिया यहाँ पर जो मोल्स है सॉल्यूट के वो N1 मोल्स है, ठीक है। और यहाँ पर जो सॉल्यूट के मोल्स है वो कितने मैंने मान लिए, N2 मान लिए। और जब मिक्स करोगे, मिक्स करने पर रिएक्शन नहीं होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज नहीं करेगा। तो टोटल मोल्स यहाँ कितने हो जाएंगे, N1 प्लस N2 हो जाएंगे। तो ये मोल्स हो गए, ये R हो गया, टेम्परेचर हो गया, डिवाइड बाई V टोटल हो गया। चलो इसको और सॉल्व करते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, N1 RT प्लस यहाँ पे क्या आएगा, N2 RT डिवाइड बाई क्या आएगा, V टोटल आएगा। क्या आपको यहाँ तक भी समझ में आ रहा है, चलो फिर ठीक है। तो बच्चों देखो पाई इक्वल टू क्या होता है, N/V इंटू RT होता है। तो यहाँ का π1 इक्वल टू क्या होगा, N1/V1 इंटू क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। यहाँ पर π2 इक्वल टू क्या होगा, N2 इंटू RT बाई क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, यानी यहाँ पर देखो N1 RT की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर π1 E1 इक्वल टू क्या होगा, N1 RT होगा। और यहाँ पर देखो π2 V2 इक्वल टू क्या होगा, N2 RT होगा। तो मुझे यहाँ पर N1 RT और N2 RT की वैल्यू चाहिए थी। तो N1 RT कितना है, π1 इंटू V1, यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका वॉल्यूम, वो भी किसमें, लीटर में। क्लियर है, तो यहाँ पे रख दो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है, 2 atm दिया हुआ है,
और V1 वॉल्यूम लीटर में कितना होगा 0.1 होगा, प्लस N2 CRT की वैल्यू क्या होगी पाई2 V2, और पाई2 कितना है 4 ATM और V2 कितना है 300 ml, तो लीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 4 ATM हो गया और 300 ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.3 आएगा। क्लियर है? चलो फिर ठीक है। अब देखो बच्चों इसी को डिवाइड कर दो। अब देखो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम होना चाहिए, टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल 300 प्लस 400 कितना हो गया यहाँ पर 100 और 300 400 ml, तो लीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 0.4 आ जाएगा। तो ये बच्चों देखो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आ चुकी है, बस आप यहाँ पे कैलकुलेशन करना और ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है? तो आप जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ तक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑस्मोटिक प्रेशर तक, ऑस्मोसिस क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। क्लियर है? अब एक आपका लास्ट लेक्चर बचा हुआ हेनरीज लॉ के ऊपर, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और तब तक आप लोग क्या करो, इसके क्वेश्चंस डीपीपी आपको मिल गई है, अगर आपको अभी तक मिली है तो भी क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में मैं अभी भी डीपीपी डाल दूंगा, तो अब डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में जाना, अब डीपीपी ले लेना और डीपीपी सॉल्व करना, और जो जो डाउट्स हो आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो आप कमेंट कर दोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास होगी या फिर जब मैं डीपीपी डिस्कस करूंगा तो मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है? तो अब बहुत ही जल्दी से नोट करो।